ट्वेल्थ एनसीईआरटी का चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑनलाइन डिस्कशन में आपका स्वागत है। दिस इज शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। आज हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल डिटेल्ड पॉइंट दर पॉइंट, लेयर दर लेयर, सबसे डिटेल्ड कंसेप्चुअल एनालिसिस देखेंगे पिछले 5 सालों में सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की। और जब हम इन 5 सालों के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये बात समझना, 5 साल के ही पेपर्स हैं, 18 पेपर्स हैं 5 सालों में लगभग, है ना। तो 15 से 18 पेपर्स जो भी है उन सबको हमने बहुत ढंग से एग्जॉस्टिवली एनालाइज करा है और आपके लिए ला रहे हैं कि एक बार आप हमारी सीरीज में पूरा चैप्टर अच्छे से देख लें, सारी चीजें अप्रिशिएट कर लें, वो चैप्टर आपका पक्का हो जाए, उसके माध्यम से थ्योरी का हर वो पॉइंट जो आपके काम का है वो आपको अच्छे से आ जाए। राइट, सो हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, ऐसा न हो कि कोई पॉइंट छूट जाए। ये पूरे वीक में हम इस पूरे चैप्टर को हैंडल करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, बट इट इज वेरी नेसेसरी दैट आप एक एक क्वेश्चन को, रिपीटेटिव लग सकते हैं आपको क्योंकि वो रिपीटेटिव है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही ऐसा है, पर हम भी बार बार रिपीट करके ही चीजों को सीखते हैं। तो आप अगेन कुछ सिमिलर भी लगता है तो अच्छे से साथ में देखेंगे, रिवाइज करेंगे, दिमाग में रिपीट करेंगे, बने रहेंगे और बार बार देखकर उसे याद कर लेंगे। राइट, जो इंपॉर्टेंट है, वॉच इट मोर देन वंस ऑल्सो, लर्न इट। शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या क्या मिलेगा ये भी बता दूं, एक बार याद दिला दूं। लेटेस्ट जो आपकी चैप्टर वाइज एनालिसिस है सिलेबस की, हम उसकी बात करेंगे। जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देखेंगे और ऑफ कोर्स वीडियो सॉल्यूशंस तो सब है ही सही। सबसे पहले सीबीएसई का सिलेबस देख लीजिए। एनसीईआरटी में जो सिलेबस दे रखा है वो क्या है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का ये सिलेबस है जो हर एनसीईआरटी के शुरुआत में आपको मिल जाएगा। नो पॉइंट रीडिंग द सिलेबस, आपके सामने है, हर एनसीईआरटी में लिखा होता है। जस्ट टू बी एग्जॉस्टिव हमने इसे इंक्लूड किया है। यहां देखिए, जो पोर्शन रिड्यूस होना है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में इनके जो यूजेस हैं अंत में, विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल और इथेनॉल, वो हटा दिए हैं। कोई बहुत महान काम नहीं किया है, वैसे भी कभी पूछते नहीं थे, उनका रहना न रहना बराबर था, हटा दिए तो कोई एहसान नहीं किया, जब थे तब भी उनको कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो क्या है, तो पोर्शन तो वैसे का वैसा ही है। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले डिटेल्ड एनालिसिस 5 साल के 18 पेपर्स की, बहुत असाधारण है ये, मुश्किल से मिलेगी आपको, ध्यान से देखिए। यहां पर जितने भी ईयर्स थे हमने एवरेज दे दिया आपको। अगर मान लीजिए 2020 में 5 पेपर्स थे, ये अप्रॉक्स 5 क्या है, हमने 5 पेपर का एवरेज लेकर आपको बताया ताकि आपको एग्जैक्ट फील आ जाए। लगभग 4 से 5 नंबर में डोलता रहता है ये चैप्टर। 2016, 17, 18, 19, 20 कितने क्वेश्चन, 1 2 1 2 1 2, और लास्ट ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हैं किसके, इस चैप्टर के। 4 से 5 मार्क्स की वेटेज विच इज यूजुअली फिक्स्ड इन सीबीएसई एनीवेज। जो आपके मेन काम की चीज है, जो प्रायः आपको देखने को नहीं मिलती, वो देखिए। इतने बड़े और विशाल चैप्टर में की पॉइंट्स जो ज्यादा पूछे गए हैं कौन से हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप देखिए, 5 में से 4 सवाल में नॉमेनक्लेचर 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 नॉमेनक्लेचर, सिंपली नामकरण संस्कार के नियम, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जो आप तुरंत कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा आए हैं, है ना। बाकी ऑफ कोर्स चैप्टर ही है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तो आएगा ही, उसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हैं कौन सी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ट्रेंड्स देखेंगे आपको क्लिक कर जाएंगी वो क्या है। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए हैं, और इसी बहाने नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा ताकि अगर आपको ये याद नहीं है तो ये याद हो जाए। सबसे पहला, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। प्रेजेंटेशन के मामले में इसमें कोई आपको सही आईयूपीएसी नेम लिखना है, उस अगर लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं लिखा है 0 मिल जाएगा, सीधी बात है ना। क्या है, गिवन कंपाउंड। अब रूल्स क्या थे मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट का, पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कौन सा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो है OH, और ये OH क्या बेंजीन रिंग से लगा है, नहीं, ये तो कार्बन चेन से लगा है। तो वो कार्बन चेन कौन सी है, वो ये है। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। वो रिंग में भी तो है, रिंग को अलग गिनते हैं, स्ट्रेट चेन को पहले देखिए। अगर यही फंक्शनल ग्रुप रिंग में लिखा होता तो सिर्फ रिंग को देखते, साइड चेन को छोड़ देते। तो यहां पर 2 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, अच्छा, या इथेन, ठीक है।
और OH अल्कोहल ऑल, तो इथेनॉल। ये इथेनॉल है। हाँ, तो कौन सा कार्बन है? 1 2। तो वैसे अगर आप गौर फरमाएं तो फर्स्ट नंबर पे OH लगा है, तो इथेन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इथेन 1 ऑल। ठीक है। और 2 नंबर पर ये जो ग्रुप है बेंजीन रिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है। हां जी, तो इसका नाम होता है फिनाइल। बेंजाइल नहीं, ना बेंजाइल नहीं, फिनाइल नाम होता है इसका। बेंजीन रिंग में से एक H निकाला तो फिनाइल बनता है। याद दिला दूं आपको, तो दिस इज 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। एक दो चीजें और याद दिला दूं, लोकेंट्स जो लिखे जाते हैं, जो संख्याएं लिखी जाती हैं, संख्याएं और अंग्रेजी के अक्षरों के बीच में हमेशा डैश लगता है। पहले आया तो बाद में डैश है, बीच में आया तो आजू बाजू दोनों में डैश लगेगा। पूरा नाम लिखते समय कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी, गैप नहीं आएगा। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कैपिटल नहीं आना चाहिए। ये 2-3 छोटे छोटे नियम थे जो आपको ध्यान रखने होंगे। पेरेंट चेन लिखी, उसके बाद सफिक्स, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसको सफिक्स के तौर पे लिखा, और बाकी जो थे उनको प्रीफिक्स के तौर पर पहले लिख दिया है। 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। एक नंबर आपकी पॉकेट में, राइट? ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से कंपाउंड दे दिया, अब पूछा है IUPAC नेम बताइए। हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको मार्क कर लिया है, तो ये अल्कोहल। अब कार्बन चेन देखिए, अब कार्बन चेन में भी अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो भले ही छोटी चेन हो, पर आपको वो चेन चुननी चाहिए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो साहब ये कार्बन चेन चुन लेते हैं। 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूट हो गया। एन है, हाँ ईन है, अरे अल्कीन है तो 2 नंबर पर ईन है, तो ब्यूट 2 ईन। 2 नंबर पे क्यों? डबल बॉन्ड जहां से चालू होता है उसका नंबर लिखते हैं, जहां खत्म होता है उसकी परवाह नहीं है। ठीक है। 1 ऑल। 1 ऑल क्यों? अल्कोहल 1 नंबर पर है इसलिए 1 ऑल। अरे लेकिन 2 नंबर पर Br और 3 नंबर पर मिथाइल है। अब जो साइड में छूट गए वो प्रीफिक्स में आएंगे, और अल्फाबेटिकल ब्रोमो का B पहले है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। वाह, ऐसा नाम है? जी हां, ऐसा नाम है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना दूं, इनॉल जो आया है, इन वैसे तो इन ENE इन होता है, जब इसके बाद OL लिखते हैं, संख्याओं पे ध्यान मत दीजिए, इन के बाद ऑल है ऐसा मानते हैं। जब 2 वॉवल टकराते हैं, जब 2 वॉवल टकराते हैं तो IUPAC का नियम है कि पहले वाले का अंत वाला वॉवल हटा लिया जाता है। तो ENE इन जो थी उसमें E हटा लिया, तो N बचा 2N 1 ऑल, ऐसे, राइट? इस तरह से रूल्स भी हमने एक बार क्विकली रिवाइज कर लिए हैं, और आप देखिए नाम भी लिख दिया है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। नेम ऑफ द फॉलोइंग ये है आपके पास, CH3 CCH3। यार ये क्या करेंगे? इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन पहचाननी है आपको ना। OH ग्रुप लगा है इसमें, ठीक है, तो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? जो C2H5 लिखा है, अगर इसी को हम CH2 और CH3 ऐसा मान ले तो। अच्छा, तो कार्बन चेन कहां है? वेल 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अरे वाह, ये है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अल्कोहल्स के साथ खास बात यह है कि जिस कार्बन से वो जुड़े हैं उसमें नंबर 1 होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, तो आप क्या लिखेंगे? नंबरिंग डालिए, इस तरह से नंबर डालिए कि OH पर मिनिमम नंबर आए। जैसे अगर 1 2 2 या 1 2 3 4, या तो नंबर 2 आएगा या 4, 2 नंबर ही काम ही अच्छा है, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, ऐसे करेंगे? जी हाँ। 3 नंबर पर है 2 2 मिथाइल ग्रुप, तो बस ये हो जाएगा। 5 नंबर है तो 5 नंबर का मतलब पेंटेन 2 ऑल। 2 नंबर पर OH है तो 2 नंबर पर ऑल, पेंटेन 2 ऑल। मिथाइल कहां लगे हैं? साइड चेन खाली ये 2 हैं। 3 नंबर पर लगे हैं तो 3,3 डाई मिथाइल।
अच्छा, अगर वही ग्रुप 2 बार आए तो संख्या भी 2 बार लिखते हैं कॉमा लगा के, हाँ 3,3 फिर डैश लगाया है, डाई का डी कैपिटल किया है, 2 बार है तो डाई लगाया, डाई मिथाइल, मतलब दोनों बार दो बार है मिथाइल, कहां है, दोनों बार 3 नंबर पर ही है, पेंटेन टू ऑल। ये बन गया आपका नाम। 2018 का क्वेश्चन है, प्यारा सा 1 नंबर का, देखिए आप। फिर से पूछा है नाम रखने को 1 नंबर के लिए, 2020 की माया है। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ टंग टंग इज, ये तो बहुत ही आसान पूछा है, कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो हम बोलेंगे ब्यूटेन 1 2, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। और 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ऑप्शंस भी हैं, हाँ, देख लीजिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सी ऑप्शन। वाह, ये तो बहुत आसान है, हाँ बहुत ही आसान है। आप देखें 5 सालों में 4 प्रश्न किसके, नामकरण संस्कार के। और अब आइए अगली बात हो रही है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। कैसे कैसे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। राइट द फाइनल प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। वाओ, CH3 CH2 CH CH3OH, कॉपर 573 केल्विन, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर आप गरम गरम 300 डिग्री पर कॉपर के साथ संपर्क मिलाएंगे इसको अल्कोहल के, तो वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स को गुजारेंगे, क्या होगा, एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या क्या क्या, डीहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब हटा लो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का हट जाना। अच्छा, तो ये याद कर रखा है आपने, यस ऑफ कोर्स, है ना। H हट गया और क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 C, H हटा के डबल बॉन्ड O लगा दो और CH3, और जो H हट गया है उसको H2 बना देना। अरे वाह, दैट्स इट। तो ये याद होना चाहिए बिल्कुल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन, उनका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। अच्छा, और दे प्रोड्यूस अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इस तरह से। जैसे यहां पर सेकेंडरी था तो सेकेंडरी से मिलेगा कीटोन, और प्राइमरी होता तो उससे मिल जाता एल्डिहाइड। वाह, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जी हाँ, अल्कोहल्स के लिए रिएक्शन है और एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बहुत ही सुंदर रिएक्शन, देखिए आप, मेमोरी बेस्ड, बस याद रखना है आपको। और दूसरा बहुत ही भव्य रिएक्शन है, ये कैसा है, इसमें तो एक अलग किस्म की माया है। आप देखें यहां पर क्लोरोफॉर्म और NaOH डाल दिया गया है। अच्छा, शानदार रीमर-टीमन रिएक्शन कहलाता है ये। कैसे होता है, फिनॉल्स को अगर क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने के काम में आती है, जो भी है, NaOH के साथ हीट किया जाए तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन, और स्पेशली मेजॉरिटी में ऑर्थो पोजीशन में हम इंटरेस्टेड रहते हैं, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाने के काम में आता है। फिनॉल थी, हाँ जी, यहां पर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, बिल्कुल, दिस इज रीमर टाइमन रिएक्शन। क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का है तो हमें और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट लिख के पूछा था, राइट द फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये है रीमर-टीमन रिएक्शन। आपको याद दिला दूं, फिनॉल्स व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH या बॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, उसमें ऑर्थो पोजीशन पर, स्पेशली ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड CHO ग्रुप अटैच हो जाता है। थोड़ा बहुत पैरा पे भी आता है, साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, यील्ड अच्छी नहीं होती रिएक्शन के, 18-20% ही होती है, लोग इसी में खुश रहते हैं, इसमें भी जी लेते हैं। दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ रीमर-टीमन रिएक्शन, राइट। चलिए, फिनॉल और आप देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप यहां लग गया है। एंड देयर कम्स द नेक्स्ट वन,
Write the chemical equations involved in the following reactions. 1. Call-based reaction and second Friedel-Crafts acylation of anisole. एक एक नंबर के प्यारे से क्वेश्चंस हैं। कॉल-बेस्ड रिएक्शन रीमर-टीमन से मिलता जुलता है। अच्छा, उसमें क्या था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इन दोनों रिएक्शंस को आप साथ साथ लर्न करेंगे ना, आपको बहुत इजी रहेगा। फिनॉल है, NaOH है, ठीक है। आप ले सकते थे क्लोरोफॉर्म CH, या आप ले सकते थे CO2। अगर आप क्लोरोफॉर्म लेंगे तो आपको रीमर-टीमन मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको, और यहां एल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा, और अगर आप CO2 ले लेंगे तो यहां पर COH की बजाय आपको मिल जाएगा COOH, और यहां मिल जाएगा COOH। तो एक जगह COH और एक जगह COOH, बस इतना सा अंदर है। सैलिसिलिक एसिड, वो क्या था, ये था सैलिसाइल एल्डिहाइड। वाओ, तो ये कॉल बेस्ड रिएक्शन है, जी हां, और वो रीमर-टीमन्स रिएक्शन है। ऐसे इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था वो कैसा था, इसमें था फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एसिटाइलेशन क्या होता है, मैं आपको याद दिला दूं। CH3CO, ये जो ग्रुप है ये कहलाता है एसिटाइल ग्रुप। अच्छा, और एसिटाइलेशन का मतलब है इस एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, इसको कहीं जोड़ दिया जाए, ठीक है। और एनिसोल क्या बला है, एनिसोल होती है बेंजीन रिंग में अगर OCH3 लगा हो तो ये प्यारी सी चीज कहलाती है, ये प्यारा सा ईथर कहलाता है एनिसोल, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट क्या है, ये एक रिएक्शन का नाम है, प्यारे लोग हैं, और इसमें अल्काइल या असाइल हैलाइड, अल्काइल या असाइल हैलाइड, यहां पे असाइल है तो असाइल हैलाइड, हैलाइड क्यों, फ्रीडल-क्राफ्ट को देखा तो मैंने हैलाइड जोड़ दिया। इनका रिएक्शन कराया जाता है, और क्या होता है, यहां पर एक H निकल जाता है, और वहां पे ये H और Cl अलग निकल जाते हैं, और ये सीधे जाके जुड़ जाते हैं। तो यहां क्या होगा, आपके पास ये है प्यारी सी एनिसोल, और इस एनिसोल में आप पाएंगे कि कहां ऑर्थो या पैरा, COCH3 यहां या COCH3 यहां, इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि एनिसोल में पहली बात ये कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पहले तो आपको ये फील आनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब यहां पे बेंजीन रिंग से कहीं H निकलकर कोई ग्रुप दूसरा लग जाएगा। कौन सा लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे ये चेंज होगा, वहां लगेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट्स में आपको पता है H बेंजीन रिंग से और बाहर से Cl निकलकर एक HCl साथ में बनता है, ये अलग से फ्रीडल-क्राफ्ट की उसमें आपको याद रखने वाली बात है। एंड दैट्स इट, इट्स अ ब्यूटीफुल रिएक्शन। मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करिए, बोलिए। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या था, आपके पास था अल्काइल या असाइल हैलाइड। जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट में आपके पास है अल्काइल हैलाइड, जो कि यहां पे लिखा नहीं था, पर अगर लिखे तो RX, और या असाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं RCOX। अच्छा, किससे रिएक्शन कराते हैं, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, जो यहां लिखा नहीं है, लेकिन AlCl3 या FeCl3 ऐसा कोई लुईस एसिड होता है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जाता है। होता क्या है, ये इनका हैलोजन निकल जाता है और बेंजीन रिंग से एक H निकल जाती है, तो HX अलग निकल जाता है। अच्छा, और मरते मरते जब वो H जा रहा है तो वहां R या RCO, ये जो ग्रुप है R ग्रुप या RCO ग्रुप, अल्काइल या असाइल ग्रुप, उनको बेंजीन रिंग में जोड़ देता है। कहां जोड़ता है, ये डिपेंड करता है उस बेंजीन रिंग में पहले से क्या जुड़ा है। अगर वहां OH या OCH3 जुड़ा है, क्योंकि चैप्टर ही अल्कोहल्स, फिनॉल्स या ईथर्स इस तरह से, तो अगर OH या OR जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप ऐसा है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वाओ, ऐसी लिस्ट है पूरी ग्रुप्स की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स और फिनॉल्स में या ईथर्स में, अल्कोहल्स या ईथर से OH या OR ग्रुप होगा तो ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आने वाले नए ग्रुप को भेजता है, तू वहां जाकर बैठ, ऑर्थो पे या पैरा पे बैठ जा। अच्छा, तो ये ग्रुप कौन सा मिलेगा, हमें ऑर्थो या पैरा पे मिलेगा। इतनी सारी बातें याद करनी है, आपको याद भी होंगी थ्योरी से, और अगर नहीं है तो मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि अगर आपने याद नहीं भी करी है तो मेरे साथ करते चलें, याद करते चलें, मेरे साथ पॉइंट्स रिकॉल करें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के।
नंबर 1 अल्काइल एसाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 वो किससे रिएक्ट करते हैं, किसी एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, थर्ड लुईस एसिड की प्रेजेंस में। फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, HX निकल जाता है, HCl HBr HI निकल जाते हैं और एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाता है R या RCO ग्रुप, अल्काइल या असाइल ग्रुप। ग्रेट। फिफ्थ पॉइंट, कहां जुड़ता है, अगर OH या OR जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो वो अपने ऑर्थो या पैरा पर ढकेल देता है, तो ऑर्थो या पैरा पे दोनों मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है दोनों को, हमेशा ऐसा मिलता है। इस तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए 4-5 पॉइंट्स थे जो रखते हैं, मैंने सारे आपको बता दिए, आपको लर्न करने हैं। हमें पहले से याद है तो आप देवता हैं, और नहीं है तो अब याद कर लीजिए, राइट। इतना ही दम है इसमें, इतनी ही खूबसूरती थी इसकी, इतनी ही बातें करनी चाहिए थी इसकी, करनी हमने। आपके सामने है, आनंद लीजिए। इसी बात पे आता है अगला सवाल, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू टोल्यूइन, ओ माय गॉड, एंड फॉर्मेल्डिहाइड टू एथेनॉल। दो प्यारे प्यारे रिएक्शंस हैं, दो कन्वर्जन्स हैं जो हमसे पूछे गए हैं एक एक नंबर के लिए 2016 में। आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं क्या है हमारी जिंदगी में। मेमोराइज्ड रिएक्शन है, फिनॉल को हमने टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म कीजिए, तो क्या होगा, फिनॉल गंजी हो जाएगी, OH हट जाएगा और वो बेंजीन बन जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी अभी बताया था फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। क्या किया आपने, या अल्काइलेशन, सॉरी, CH3Cl से रिएक्शन कराया, और ऑफ कोर्स इसमें इसको जरा सी मात्रा लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, अल्काइलेशन हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब बेंजीन में तो पहले से कोई ग्रुप लगा नहीं है, हाँ जी, तो मिथाइल कहां जाके लगेगा, कहीं भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिथाइल लगा और बस टोल्यूइन बन गई इस तरह से, राइट। दिस इज वन कन्वर्जन सुटेबल फॉर बोर्ड एग्जाम। दूसरा था कन्वर्जन, देखिए दूसरा कैसा था, फॉर्मेल्डिहाइड से इथेनॉल। वैसे तो आप लर्न भी कर सकते हैं कुछ कन्वर्जन्स, लेकिन आप देखें पहले तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड पता होना चाहिए, भैया फॉर्मेल्डिहाइड ये है HCOH, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, और आप चाहते हैं CH3CH2OH, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। वाह, तो क्या करेंगे, वेल एक कार्बन बढ़ाएंगे। कैसे, एक आइडिया है क्या, अगर आप इसे CH3MgBr, ये कौन है, ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड महाराज ने एक रिएजेंट बनाया था CH3MgBr। अगर आप इससे रिएक्ट कराते हैं, क्या होता है, माइनस चार्ज लेके घूमता है कार्बन, और मौका पाते ही धमाका अटैक कर देता है यहाँ पे, और जुड़ जाता है सीधे कहां, कार्बन के साथ। तो क्या बनाता है, ये बनाता है CH2, तो पहले से ही था, इसमें O- बन चुका है, और यहां जुड़ जाता है CH3। MgBr का क्या होता है, घूमते रहते हैं लावारिस ऐसे, ठीक है, और फिर आप इसमें H+ डाल दें, H+ डाल देंगे तो O- से जुड़ जाएगा H+, CH3CH2OH, CH3CH2OH आ जाएगा। MgBr को जहां जाना है बाहर में जाए, किसी को परवाह नहीं है उसकी। इस तरह से 2 स्टेप में प्यार से सुंदरता से रिएक्शन हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से इथेनॉल आप बना सकते हैं। CH3MgX, हमने Br लिखा था, कोई भी BrClI कुछ भी हो सकता था, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया, बना CH3CH2O-, एसिड डाल दिया, CH3CH2OH। 2 स्टेप्स के सिंपल कन्वर्जन है, एक एक नंबर के हाफ ऑफ मार्क का एक एक स्टेप है, देख सकते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल्स इज डिफिकल्ट whereas ethanol easily undergoes protonation, give reasons। अगला क्वेश्चन कहता है, कारण बताइए कि भाई फिनॉल्स पर H+ लगाना, प्रोटोनेशन क्या है, H+ लगाना। ये भी बच्चों को कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटोनेशन क्या चीज है, भारी शब्द है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है, अगर हाइड्रोजन एटम देखें तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन जिसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो H+ इज इक्वल टू प्रोटॉन। और प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H+। तो यहां क्वेश्चन है प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल्स, यानी कि अगर फिनॉल पर H+ जोड़ दिया जाए तो ये डिफिकल्ट है, while इथेनॉल इज इजीली प्रोटोनेटेड। इथेनॉल पर H+ लगाना आसान है बजाय फिनॉल्स पर
या फिनॉल पर, आखिर क्यों? बहुत मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे देखिए इथेनॉल है CH3CH2OH ऐसे, और फिनॉल जो है वो है बेंजीन रिंग जिसके साथ OH जुड़ा है। कैसे? यहां पे देखिए। अब आंसर एक यहां पर लिखा जरूर हुआ है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ये रूटीन लोग ऐसे लिख देते हैं, आप सब जगह देखेंगे, बट वी शुड डू इट अ गुड जॉब, है ना। होता क्या है कि पहले आंसर समझ लीजिए क्या है और फिर लिखने का तरीका बता देंगे। ये है फिनॉल, राइट। इसमें आप देखें, आप ये कहेंगे कि जो H प्लस, ये H प्लस जैसी आप लगाएंगे, तो H प्लस लगाने के लिए आपको लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा अगर आप किसी स्पीशीज पर H प्लस लगाते हैं। क्यों? हाइड्रोजन की तमन्ना है कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो कोई भी लुईस बेस, कोई भी लोन पेयर डोनर आएगा तो वो H प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके ऊपर H प्लस लग सकता है, बशर्ते वो चीज उसको लोन पेयर दे दे। इथेनॉल में क्या होता है? आपके पास है ETOH, आपके पास है H प्लस। आप हमेशा इस तरह से रिएक्शन लिखना, इक्वेशंस लिखना मत भूलिए। कभी भी आप बोर्ड का एग्जाम का लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसे टेक्स्ट लिख देने से इतनी फील नहीं आती। वैसे तो 1 नंबर का ही है, पर हमेशा ड्रॉ डायग्राम्स इस तरह से। क्या है? ETOH H प्लस, दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल, सॉरी इथेनॉल। फिनॉल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड हैं। ओ वाह, ये क्या कर दिया आपने? हमने इस तरह से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है। अच्छा, तो लोन पेयर कहां था? लोन पेयर कहने को था ऑक्सीजन पर, वो भाग गया। ओके, और फिर यहां आ गया। ओ माय गॉड, और वो तो भागता ही जा रहा है। तो आप देखें वो यहां आ गया, इसके बाद वो यहां आ जाता है। इस तरह से। तो this is what you can show, and you can say in phenol the lone pair of electrons on oxygen are lone pair on oxygen are delocalized over the benzene ring. They are delocalized over the benzene ring due to resonance, full stop. और नीचे ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, साफ साफ दिखा दीजिए, इस कारण से हो रहा है। बट सेकेंड लाइन होनी चाहिए, इन अल्कोहल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन या इज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब वो वहीं ओ पर ही है। ओ का लोन पेयर भाग गया, रिंग में घूमने चला गया। जब खुद ही भाग गया, जब ऑक्सीजन के पास है ही नहीं, तो दूसरों को कैसे देगी? तो इतने आराम से दे नहीं पाएगी, क्यों? तो भाग गया, पहले बुलाना पड़ेगा वापस। दैट इज व्हाई फिनॉल से या फिनॉल की ऑक्सीजन से लोन पेयर देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो उसके पास लोन है ही नहीं, वो तो सच, वो तो कहीं और चला जा चुका है। इथेनॉल में कहीं रेजोनेंस नहीं हो रही है। इथेनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर ही लोन पेयर बैठा हुआ है। H प्लस आया, हाथ पसारा, भिक्षाम दे ही ले, खड़ से लोन पेयर दे दिया, अब बात खत्म हो गई। इस तरह से ऐसे होता है ना। 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पिरिट में बढ़िया से आंसर देना है, वैसे काम चलाओ तो जो लिखा है वो भी है, पर अगर साथ में स्ट्रक्चर बना देंगे, सोने में सुहागा, बहुत बेहतरीन आंसर हो जाएगा, नो डाउट, राइट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन। उसको देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर। क्यों? अब आप इसमें कहेंगे, इसको पॉइंट वाइज 1 नंबर का है, हाफ हाफ के 2 पॉइंट दे सकते हैं आप। कैसे? इथेनॉल ये है CH3 CH2OH, HO CH3 CH2, HO CH3 सॉरी CH2 CH3। ऐसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल undergo hydrogen bonding with each other. Molecules of ethanol undergo hydrogen bonding with each other. आप ये लिखिए और ये दिखा दीजिए, full stop. Boiling of ethanol involves breaking of these hydrogen bonds, क्योंकि आपस में H bonding कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज वाली ऑक्सीजन और डेल्टा प्लस चार्ज वाली हाइड्रोजन है, इस तरह से। तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, जी हाँ।
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप इसको दूर दूर ले जाएंगे, बॉईल करना मतलब गैस बनाना, गैस बनाना मतलब दूर ले जाना, दूर ले जाएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, मुश्किल होगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, आप लिखेंगे इथेनॉल अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नीचे फिगर बना दीजिए। बॉइलिंग इथेनॉल involves breaking of these hydrogen bonds. Second point. Third point, this is absent in dimethyl ether. Dimethyl ether उसी का isomer है, CH3OCH3, but this is absent in dimethyl ether. Hence, ether boils easily while ethanol does not. That's it. Simple, logical, beautiful. There we are. अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास है अलाइल अल्कोहल और उसमें पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम की दिव्य चीज डाली है। ये पीसीसी है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बहुत नर्म, बड़ा सेंसिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो आपको डबल बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करे बगैर सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो H और H अगर यहां से निकाल लें तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा। अच्छा, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पे जिंक डस्ट, एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पूछा, एक रिडक्शन का। अभी आप देखो 4 क्वेश्चन नहीं करे और एक क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो गया। बोर्ड का ग्लैमर ही यही है, बार बार लगातार दे दनादन दे रिपीट। जिंक डस्ट के साथ गर्म करेंगे तो फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन। दैट्स इट। अच्छा, तो राइट द प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। लो कर लो बात, ये है प्रोडक्ट्स। और ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम बैलेंस्ड रिएक्शन की चिंता नहीं करते हैं। ये तो आसान है, शानदार है। तो आगे देखते हैं। राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और बाबा, अब इससे क्या है, बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, भाई मैकेनिज्म लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, आपके पास है 2 times CH3CH2OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, और आपको मिल गया डाइथाइल ईथर। विलियमसन्स सिंथेसिस या कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो ये है। कैसे होगा ये बात खूबसूरत है, आइए बताते हैं कैसे होगा। 2 नंबर का है, क्या करेंगे आप लिखेंगे स्टेप 1 प्रोटोनेशन। हाँ, प्रोटोनेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ H+। अच्छा, H+ कौन खिलाएगा, जिसके पास होंगे। इनफैक्ट जो H+ देने वाले स्पीशीज हैं वो कहलाते हैं एसिड, और यहां एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाम में ही एसिड है तो होगा। तो आपके पास है CH3 CH2OH प्लस H2SO4। आप देखेंगे कि ये इसे H+ खिला देगा और क्या बनाएगा, वो बनाएगा CH3 CH2OH H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो पहला स्टेप तो बहुत आसान है, इसने H+ खिलाया। ठीक, अब क्या होगा, अब मजे की बात है, आप देखिए यहां पर होना क्या है। वैसे तो आपके पास था CH3 CH2OH और यहां भी था CH3 CH2OH, इस तरह की चीजें थी। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है पानी और बनाना है ईथर। वाह, तो अब यानी कि कुछ तो निकलेगा, एलिमिनेशन होगा। यस, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन में कोई लिविंग ग्रुप होगा। हाँ जी, तो ये क्या था, ये OH एक पुअर लिविंग ग्रुप था और H+ लगा के क्या किया, हमने उसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो अब चाहे तो, अगर आप बहुत बुद्धिमान मानते हैं स्वयं को और बहुत अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। और हमने प्रोटोनेशन से क्या किया, अब वी हैव कन्वर्टेड दिस टू अ गुड लीविंग ग्रुप।
प्रोटोनेशन का महत्व क्या है, करता क्या है प्रोटोनेशन? एक तो यह है कि हमने रटा रटाया उगल दिया कि सब प्रोटोनेट हो गया, पर जो पुअर लिविंग ग्रुप था, जो OH अपने आप जाने वाला नहीं था OH माइनस के तौर पर, वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ब्यूटीफुल। अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप 2। अब मेन स्टेप आ गया जो मैकेनिज्म की जहां बात करी गई थी। अब आप देखें दूसरा मॉलिक्यूल, यहां 2 मॉलिक्यूल थे, अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इथेनॉल का। वाह, और क्या गुल खिलाएगा? आइए देखते हैं। आपके पास है CH3 CH2OH, और आपके पास ये था CH3 CH2 CH2 और था OHH प्लस, ये था आपके पास। जी हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SN2 अटैक। वाओ, क्या होता है? ये ग्रुप अटैच्ड है, इसके अटैच करे करे ही आप देखेंगे ये आक्रमण करेगा, आक्रमण ऐसे। अच्छा, तो ये आप कहेंगे SN2 मैकेनिज्म। ये बड़ी चीज है जो आप देखेंगे, SN2 मैकेनिज्म का मार्क मिलेगा आपको। 1 नंबर तो इसी बात का है कि आपने SN2 मैकेनिज्म लिखा साफ साफ। अच्छा, और इसमें क्या होगा? रादर जैसे ही ये अटैक करेगा, आप देखें यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं नीचे, कमेंट SN2 हमेशा कैसा होता है? बैक साइड अटैक। ये एडिशनल है, थोड़ा शो ऑफ है और कुछ नहीं, मतलब जिधर से H2O निकल रहा है उसके उल्टी साइड से अटैक होगा। आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH था, और यहां पर नया बॉन्ड बनाया है, यहां पर नया बॉन्ड बनाया है ऐसे, और बनाया है CH2 CH3 इस तरीके से। ये न्यूट्रल था, हाँ, जब अटैक करेगा तो उस पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाएगा, कोई बात नहीं, और प्लस जिसको बाहर किया है वो है H2O, पानी बाहर निकल जाएगा। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे? अब जब ये हो ही गया है, एक लावारिस H प्लस बचा है, क्या करें? वापस कर दीजिए। लोग तो इतने खुश हो जाते हैं, पर मैकेनिज्म पूछा है, ईमानदारी से लिखना है। तो थर्ड स्टेप में दिस, कई बार लोग लिखते हैं -H प्लस CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसे थोड़ी साफ सुथरी जगह से लिख दीजिए, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने यहां लिख दिया, पर ऐसे ये आ जाएगा। मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म कोई पूछता है, आप बिल्कुल ध्यान दें, अगर 2 नंबर का पूछा है तो 2 हेडिंग जरूर डाल दें, स्टेप 1 स्टेप 2 या कुछ ऐसा लिख दें कि 2 नंबर देने का बहाना निश्चित रहे। ठीक है, चलो शानदार, आगे देखते हैं। वही आप देखें, इथेनॉल प्रोटोनेशन कराया, पुअर Lg को कन्वर्ट कराया गुड Lg में, Lg लिविंग ग्रुप। फिर ये जो दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल था उसने किया आक्रमण, पर इसमें सबसे क्रूशियल चीज खाई हुई है। इसमें वो जादुई शब्द नहीं लिखा है जो लिखना था SN2, अगर उसको नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। मैकेनिज्म पूछा था, SN2 मैकेनिज्म कहलाता है ये। अटैक कराइए, इसको निकलवाइए, ये बनेगा, और थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, जिसमें H प्लस त्याग देता है वो, और बस ऐसे बन जाता है। H प्लस जाता कहाँ है? ये H प्लस मोस्टली कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको H प्लस चाहिए उसके ऊपर फेंक देते हैं। HSO4 माइनस जो बना था उसी को लौटा देते हैं कि भैया तुमसे उधार लिया था, तुमसे ले लो वापस H प्लस, जो भी है। दिस इज द ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, राइट? चलिए, write the equations of the following reactions: bromine and carbon disulfide with phenol and treating phenol with chloroform in presence of aqueous NaOH। कोई मैकेनिज्म नहीं पूछा है, कुछ नहीं, सिंपली रिएक्शंस पूछे हैं। फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल को अगर हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया है और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड यहां कहां लिखा है सॉल्वेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। वो खुद रिएक्ट नहीं करती, वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर पानी होता, ब्रोमीन एंड वाटर अगर होता, ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल रिएक्ट करती तो 2, 4, 6 तीनों लोकेशंस पर Br लग जाती। लेकिन अब ऐसा है तो आपके पास क्या होगा? आपके पास फिनॉल है, ये सच है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पर इसमें 3 नहीं, एक ही जगह Br लगेगा। और कहां लगेगा? आपको याद होना चाहिए कि OH या OR ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर और या पैरा पोजीशन पर। किस पर? किसी एक पर ना, दोनों पर बनेगा हमेशा। तो मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट्स का, और आपको ऑर्थो ब्रोमो या पैरा ब्रोमोफिनॉल इस तरह से मिल जाएगी। मोनो सब्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान दें।
और दूसरा रिएक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, फिर रिपीट हो रहा है। कौन सा? आपके पास है फिनॉल, हाँ जी, आपने इसे CHCl3 और NaOH या KOH किसी से भी ट्रीट किया है, हीट किया है, क्या मिलेगा? रीमटीमन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, यस, सैलिसाइल एल्डिहाइड। हाँ, क्या क्या क्या, आप देखते तो जाइए, आपको मिलेगा ये COH। इसमें एक चीज खाई हुई है, फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में आप H+ भी डाल देंगे। अरे ये कहां लिखा है H+ डालना है? नहीं तो ये नहीं मिलेगा, फिर यहां माइनस चार्ज आ जाएगा, वो बोर्ड के आंसरों में होगा नहीं। बोर्ड कुछ चीजें खा जाते हैं, वो क्या अपनी पर्सनल डाइजेशन है उनका, पर स्टैंडर्ड रिमोटिमन ये है, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ फिनॉल को हीट किया गया, मिलता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। और फिर से याद दिला दूं आपको, एक कॉल्बिस रिएक्शन था, यहां CHO की बजाय अगर यहां पे COH की बजाय COOH चाहिए आपको, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर आप CO2 ले लीजिए, तो आपको यहां COOH भी मिल जाएगा। राइट, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन याद ना हो तो याद हो जाए। चलिए, इसी बात पर आता है अगला सवाल। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। माय गॉड, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने को कहा गया है। एक केमिकल टेस्ट पूछा है इनके कंपैरिजन का। आइए देखते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl, ये क्या है? ये ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। राइट, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है? आपके पास है टर्शरी अल्कोहल, ZnCl2 एनहाइड्रस और HCl, इसकी प्रेजेंस में आप ट्रीट करिए, आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिल जाता है ये। और इससे ये पता कैसे चलेगा? आंखों से देखने पे टेस्ट कैसे देगा? इट प्रोड्यूसेस अ वाइट टर्बिडिटी। तो आप कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस अ टर्बिडिटी नियरली इंस्टेंटेनियसली। सच तो यह है कि 1 से 2 मिनट में, इन 1 to 2 minutes इट गिव्स विद एनहाइड्रस ZnCl2 HCl। ठीक है, एंड प्रोपेनॉल डज नॉट गिव इट। क्या प्रोपेनॉल जन्म जन्मांतर में कभी ये टेस्ट नहीं देगी? सच तो यह है कि अगर आप करीब 1-2 घंटा रखें तो दे देगी। 1-2 घंटे तक लोग पक जाते हैं, फेंक देते हैं पहले ही, तो बोल देते हैं प्रोपेनॉल डज नॉट। तो वेरी क्लियर 1 मार्क पॉइंट, ल्यूकास टेस्ट कौन सा है? ट्रीटमेंट विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl, की पॉइंट्स ये हैं, हाफ मार्क। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करता है? इट गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी या टर्बिडिटी इन 1 to 2 minutes, जो कि लगभग इमीडिएट मान लेते हैं लोग, वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल से टेस्ट देते हैं और प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट नहीं देते। 1 नंबर पॉकेट में। और चलिए आगे चलते हैं। वाह, ये क्या है? राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मर जावा, आप देखें बार बार लगातार, अभी कुछ दिन बीते ही नहीं थे कि उन्होंने फिर से वही चीज दोबारा दर्शन दे दिए। ठीक है, होने दीजिए। जस्ट किया था हमने क्या? विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म पूछा है, कर चुके हैं हम। अगला देखते हैं। राइट द मेन प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास है प्रोपीन और ये क्या है? डाइबोरेन B2H6H2O2 क्या है? बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये कैसा नाम है? हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन लगा दिए। अच्छा, तो एडिशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एडिशन ऑफ HBH2। ये समझने वाली बात है, ये एग्जाम में लिख के आने वाली बात नहीं है। हाइड्रोबोरेशन का मतलब हाइड्रोबोरेशन, HBH2 ग्रुप यानी कि BH3 बोरेन जुड़ जाती है अल्कीन पर, ये है हाइड्रोबोरेशन। और ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन से ये BH2 ग्रुप निकाल के OH ग्रुप लग जाता है वहां पे। नेट इसमें होता क्या है? ये इसके फीचर्स आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएजेंट देखकर आपको शक हो जाना चाहिए ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाँ जी, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। पर अल्टीमेटली इसमें होगा क्या? इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, इसमें HOH जुड़ता है और कहां पर? एंटी मार्कोनिकोव जुड़ता है। ये क्या है?
एंटी मार्कोवनिकोव क्या होता है वो भी बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए जैसे ये प्रोपीन है, हाँ जी, ये यहां पर कितने डबल बॉन्ड किसके, इन दो कार्बन्स के बीच में है। यहां पर है 1 हाइड्रोजन एटम और यहां पर है 2 हाइड्रोजन एटम। और मार्कोवनिकोव ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि अगर किसी अल्कीन के ऊपर कोई दूसरी चीज जुड़ती है, जैसे HOH जुड़ गया, पानी HOH, जिसको पानी के जुड़ने को कहता है हाइड्रेशन, तो एक तरफ H जुड़ेगा और एक तरफ OH, ऐसे करके जुड़ जाएगा, है ना। तो अब सवाल यह था कि HOH ऐसे जुड़ेगा या HOH उल्टा जुड़ेगा। तो मार्कोवनिकोव महाराज ने कहा कि हाइड्रोजन प्रेफरेबली वहां जाएगी जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहां एक थी, यहां दो थी, वो ज्यादा थी। तो हाइड्रोजन अगर HOH जुड़ रहा है तो H वहां जुड़ेगी जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो एज पर मार्कोवनिकोव रूल H यहां जुड़ना चाहिए था और OH यहां पर, इस तरीके से। लेकिन जो चीज आपको याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, वो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है। मतलब मार्कोवनिकोव महाराज ने जो बताया था उसका उल्टा काम करते हैं। ये क्योंकि बच्चे सारी बात मानते थोड़े हैं, कभी कभी उल्टा काम करते हैं, तो ये भी उल्टा काम कर लेता है। तो आपको जो याद रखना है वो ये कि ये जो रिएजेंट है आप लिख लें, इससे जहां H कम होंगी वहां पर H जुड़ेगी। तो H जुड़ेगा यहां पर, इस तरीके से आप देखिए, H जुड़ेगा यहां और OH जुड़ेगा यहां। मेन ये चीज आपको याद रखनी है और तय करनी है। तो यहां H और यहां OH ऐसे जुड़ गया। ओ वाह, तो क्या मिला आपको, मिल गया प्रोपेन 1 ऑल। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 प्रोपेनॉल मिल गया है। अगर आप ये सही सही लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका है। कोई नहीं पूछ रहा कि मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लर्न कर क्या करना था, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हैपेंस इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डायबोरेन और H2O2 दिखा तो ये हाइड्रोबोरेशन है, हाँ जी, नंबर 1। नंबर 2 जो याद रखना है वो ये कि इसमें HOH जुड़ेगा अल्कीन पर, जो पाई बॉन्ड है वो हट जाएगा और एक तरफ H और दूसरी तरफ OH जुड़ जाएगा, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन। और तीसरी चीज जो याद रखनी है वो ये एंटी मार्कोवनिकोव है। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां पर कम हाइड्रोजन है और OH वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ये 3 पॉइंट रखेंगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपकी जेब में है। बस काम हो गया, आगे बढ़िए। फिनॉल, एक्वस NaOH CO2 छोड़ते ही नहीं है कॉल बेस्ड रिएक्शन को। अगर आप देखें बार बार पूछते ही चले जाते हैं बेचारे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कॉल बेस्ड रिएक्शन पूछा था, क्या मिलेगा इसमें। हमने जब रीमर्टीमन रिपीट किया था तो हमने कॉल्बे को भी रिपीट कर दिया था। हमने कहा था कि देखो कॉल बेस्ड रिएक्शन आ सकता है, और आ ही गया। ऑर्थो पोजीशन पर COOH लग जाएगा, ऐसा होगा, राइट। देयर वी आर, देख लीजिए जी भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, P क्रोसॉल, P नाइट्रोफेनॉल एंड फिनॉल। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है P क्रोसॉल, नाइट्रोफेनॉल, फिनॉल को, और राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें मैकेनिज्म पूछा है, लिख देंगे जी, कौन सी बड़ी बात है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न कौन सा था, ऑर्डर पूछा था एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्रोसॉल याद है आपको, होती क्या बला है। क्रोसॉल होती है अगर मिथाइल और OH दोनों ग्रुप जुड़े हों तो उसे क्रोसॉल कहते हैं। ये है P क्रोसॉल। अच्छा, और सिर्फ OH जुड़ा है तो फिनॉल, और नाइट्रो भी जुड़ गया है तो नाइट्रोफिनॉल, ऐसा बोल देते हैं। तो क्या आप देख सकते हो कि ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और आपको जो लर्न करना था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये कैसा है, NO2 एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिनॉल में तो कुछ नहीं लगा है, बेचारी H लगा है खाली, है ना। तो इसके मुकाबले अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ले लिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा, विड्रॉइंग ले लिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा।
इसके चलते सही ऑर्डर है ये, पीक्रोसॉल से ज्यादा फिनॉल और फिनॉल से ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। एंड बी पार्ट पूछा है कर्व्ड एरो नोटेशन से मैकेनिज्म बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है, आइए साफ साफ लिख के दिखाते हैं आपको एक बार जीरो से। इथीन है हमारे पास यहाँ, ठीक है, और H3O प्लस है, तो हम कहेंगे CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी क्षमा चाहता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HOHH प्लस, ऐसा है। अब एक बात बताओ, पहली चीज अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, बहुत इजी है इसको लॉजिकली करना। इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, तो किस तरफ जाएंगे जहां पर चार्ज होगा प्लस, तो प्लस चार्ज की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहां लोन पेयर है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्यों, इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लस चार्ज की ओर आकर्षित होंगे इलेक्ट्रॉन, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के दिए जा सकते हैं, पाई बॉन्ड्स को भी दिया जा सकता है। अच्छा, तो मैकेनिज्म में लिखना तो नहीं है, पर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, तुम्हारी कल्पना के लिए बता रहा हूं। इसको ऐसे मानो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था, इलेक्ट्रॉन कूद कर एक तरफ आ गए तो ऐसा हो गया। जहां एक तरफ आए, जहां से इलेक्ट्रॉन हट गया वहां प्लस आ गया, और जहां आ गया वहां माइनस आ गया। अच्छा, और फिर क्या हुआ, और कहीं H प्लस है तो ये डोनेट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये वास्तव में ये हो रहा है, एक तरह से ये हो रहा है, पर ये लिखना नहीं है बोर्ड की कॉपी में ना, ये आपके समझने के लिए है। वास्तव में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पहले जंप मार के एक जगह के नाचने लगे कि देखो हम माइनस हम प्लस हो गए और फिर H प्लस आ जाए ना। वास्तव में तो ये होता है कि भाई ये मॉलिक्यूल आया, ये आयन आया, इसने अप्रोच किया, और जैसे प्लस चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुए, यहां कूदे, इस पर कूदे और यहां चले गए, तो टक टक, इसको ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे। अच्छा, जो बीच में टप्पा खा रहा है वो नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे, है ना, ये गलती से लग गया इस निशान, इसको त्याग दें, ऐसे। ये कर्व्ड एरो शुरू कहां से होगा, डबल बॉन्ड के बीचों बीच से शुरू होगा, जाएगा कहां, हाइड्रोजन के पास जाएगा, जिसको हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन तो पहले से बॉन्ड बनाए हुए है, तो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी कि रख ले तू इलेक्ट्रॉन अपने। अच्छा, तो ये क्या किया, डरिए मत, ये एरो यहां से शुरू किया बीचों बीच से, और इसी ऑक्सीजन पर जा रहा है तो इसी के ऊपर रख दिया ऐसे। क्या कर रहे हैं, ये बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, ये और ये ऐसे किया है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा CH2 CH2, और इसने कबाड़ लिया है H, माइनस चार्ज था, H लग गया तो माइनस और H प्लस, जीरो चार्ज हो गया और यहां प्लस रह गया, तो यहां प्लस, तो बन गया CH3 CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस, और इसका क्या हुआ, H3O प्लस से H प्लस निकल गया, लो बच गया पानी, खत्म कहानी। दिस इज द वे, लिख कर ये आओगे, और सोचने में कई बार बच्चे डर जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में आ जाएगा। शानदार है, देखिए। Write the structures of products. अगला क्वेश्चन है, when butane to all reacts with the following, CrO3 या SOCl2। देखते हैं क्या होता है, ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट कर रही है CrO3 और SOCl2 से। CrO3 ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट PCC वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये वो है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाने के काम में आता था, आपको याद हो। और SOCl2 क्या था, SOCl2 या PCl5 या PCl3 ये क्लोरिनेटिंग एजेंट थे, ये OH खाते थे और Cl लगाते थे। अच्छा, तो बस यही काम है इनका। जी हाँ, दोनों अलग अलग टोटके हैं, एक का काम था ऑक्सीडेशन, उसने ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या था, ये था ब्यूटेन टू ऑल था शायद, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था, ब्यूटेन टू ऑल था। तो इसमें क्या मिलेगा, पहले ब्यूटेन टू ऑल बना लीजिए आप, 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन टू ऑल, CrO3, इससे होगा ऑक्सीडेशन, और ये ऐसा ऑक्सीडेशन है जो एल्डिहाइड या कीटोन्स बना देता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, ही सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगी। अच्छा, बस ऐसे, जी हाँ, मासूम सा, आप देखें इथाइल मिथाइल कीटोन ऐसे बन जाएगी। इतना ही पूछा है, और क्या है, और दूसरा पूछा था क्लोरिनेटिंग एजेंट SOCl2 लगाया तो क्या होगा, वो भी आपको लिख के दिखा देता हूं। अगर आपके पास है
2 ब्यूटेनॉल और SOCl2। ये क्या करेगा? ये OH खाएगा और Cl लगाएगा। OH खा गया और Cl लगा गया। अच्छा, तो Cl तो यहां लग गया, हाँ जी, और क्या बचा? SOCl और OH बच गया, हाँ जी, तो इसमें क्या होगा? HCl निकल जाएगा और SO2 इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये सब गैस बन के भाग जाएंगे। डार्जन्स रिएक्शन कहलाते हैं। टार्जन नहीं, टार्जन का भाई डार्जन, डार्जन जी का नाम है, वैज्ञानिक थे पुराने सम्मानित, टार्जन से कोई लेना नहीं उनका, और ये डार्जन्स रिएक्शन है। नाम याद रखना है, हाँ, स्टाइल मारे काम में आता है, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। वाओ, सैलिसिलिक एसिड है आपके पास, एसिडिक एनहाइड्राइड डाल रहे हैं आप और एसिड डाल रहे हैं, और लोगों ने पूछा है बताओ क्या होगा। एसिटाइलेशन रिएक्शन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन बनाते हैं, सर दर्द हो जाए तो ठीक हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह में भी लोगों को खिलाई जाती है ताकि उनका जीवन बच सके। ये तो रिपीटेड रिएक्शन हो गया। एक बार अल्लाइल अल्कोहल पूछा था, यहां पे अल्कोहल बढ़ा दिया है, पर मुद्दे की बात है मॉलिक्यूल में अल्कीन है और OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कीन है और OH ग्रुप लगा हुआ है, PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 OH, OH का डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या किया? H और OH हटा दीजिए, H और H हटा दीजिए। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन डाली यहां से, और प्राइमरी अल्कोहल था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो बन गया एल्डिहाइड। 4 बार ये रिएक्शन आ चुका है। 2 बार प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनवा चुके हैं, 2 बार सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना चुके हैं। तो आप देखें, बड़ा जिगर का टुकड़ा रिएक्शन है, बार बार रिपीट होता रहता है। यहां पर क्या हो रहा है? एसिटाइल ग्रुप समझते हैं क्या? ये चीज जो है, ये ग्रुप है, थोड़ी देर पहले बताया हुआ था मैंने आपको, ये है एसिटाइल ग्रुप, और ये मॉलिक्यूल क्या है? ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है। वाओ, क्या करेगा ये? फिनॉल के OH पर, COOH तो जैसा है वैसे ही रहेगा, OH पे लग जाएगा O, और जो नया लगेगा वो है COCH3, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन। नाम जरूर लिखें, बड़े जिगर का टुकड़ा होता है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है एस्पिरिन को देखकर, है जैसे है, राइट? चलिए, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आप कहेंगे ये COH ऊपर आ गया, ये साइड में आ गया, वो कहीं भी बना दो, इसको यहां बना दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपस में ऑर्थो हैं एक दूसरे के, इतना ही महत्व है और कुछ नहीं। The very next reaction, it says, give simple chemical tests to distinguish between the following pairs of compound: ethanol and phenol, and propanol and 2-methyl propane to all. 2-methyl propane to all, अगर आप देखें ये और कुछ नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की डिस्टिंक्शन थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, पूछी गई थी। कैसे थी? ल्यूकास टेस्ट से। ल्यूकास टेस्ट बताया हमने, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोर्ड का धर्म है रिपीट करते हैं बार बार। इथेनॉल और फिनॉल, ये थोड़ा नया फीचर आ गया, एक अल्कोहल एक फिनॉल, कई तरीके हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के, और सबसे मशहूर तरीका है न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल्स के साथ देता है खूबसूरत डार्क वायलेट कलरेशन, इट गिव्स वायलेट कलरेशन या वायलेट कॉम्प्लेक्स, और अल्कोहल के साथ क्या होता है? ठेंगा, कुछ नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन देखने में नहीं आता, राइट? So this is what you can write. Add neutral FeCl3 violet coloration. जो की पॉइंट्स हैं, फिनॉल gives violet coloration with neutral FeCl3, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अल्कोहल does not give this, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर हम पहले बता चुके हैं, ल्यूकास टेस्ट वाला सेम है। एनहाइड्रस ZnCl2HCl में जब जोड़ा ऐड किया जाता है तो टर्शरी अल्कोहल्स देते हैं व्हाइट टर्बिडिटी विदिन 1 to 2 मिनट्स, या इमीडिएटली लोग बोल देते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स को 1-2 घंटे लगते हैं, लोग कहते हैं वो टेस्ट देते ही नहीं, फेंक देते हैं। माय गॉड, और इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ मजा लीजिए, देखिए क्या है। राइट द फॉर्मूला, 5 नंबर का क्वेश्चन है 2017 का, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, एक नंबर का एक टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत ही सस्ता काम, बहुत ही आसान। रिएजेंट्स पूछे हैं, मात्र लिखते जाइए, नंबर बटोरते जाइए, जिंदगी गुलजार है। Bromination of phenol to 2,4,6 tribromophenol. This is ultra beautiful. फिनॉल है आपके पास, हाँ जी, और अगर ये बना रही है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अगर आपको याद हो
मैंने इसका थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन में 5-7 मिनट पहले या इसकी जस्ट टाइम ना देखें, मतलब कुछ समय पहले मैंने इसका संकेत जरूर किया था। क्या संकेत था? मैंने आपको बताया था ब्रोमीन वाटर Br2H2O। अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो 2,4,6 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। उसी के स्थान पर अगर ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 डालेंगे तो सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये याद होना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल। वाओ, हाइड्रोबोरेशन में पहले जब क्वेश्चन पूछा था तो रिएजेंट्स दिए थे और प्रोडक्ट पूछा था, अभी प्रोडक्ट दे दिया और रिएजेंट पूछ लिए। और प्रोपेनॉल में भी देखिए इतनी शरारत है ना, यहां पर बताया नहीं है कि वो 1 प्रोपेनॉल है 2 प्रोपेनॉल, वैसे 1 प्रोपेनॉल मिलती है, पर रिएजेंट्स पूछे हैं खाली। रिएजेंट्स क्या है? नंबर 1 हाइड्रोबोरेशन में B2H6 ET2O। ET2O क्या है? ईथर। ईथर एक सॉल्वेंट होता है जिसमें घोल कर डाइबोरेन को रखा जा सकता है। अब वो ET2O ईथर हो या THF भी एक ईथर होता है, कोई भी ईथर हो सकता है। और सेकंड इसमें आएगा H2O2 विथ NaOH। मतलब पहले इसको ईथर में डाइबोरेन घोल कर रखो और उसको ट्रीट करो, पहला स्टेप, और जब वो हो जाए रिएक्शन तो उसमें H2O2 NaOH के साथ मिलाकर मिक्स कर दो और आपको प्रोपेनॉल मिल जाएगी। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस तरह से है। ये थर्ड या बी पार्ट का फर्स्ट, arrange the following compounds groups in increasing order of their property indicated। property indicated पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर में लगाना है। वाह, फेवरेट क्वेश्चन है। पैरा नाइट्रोफिनॉल को तो पीछे ही पड़ गए हैं, आपको याद होगा, याद नहीं भी होगा तो हम याद दिला देंगे आपको जी, है ना। फिनॉल में अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, अच्छा, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, और इथेनॉल, इथेनॉल तो एक मामूली अल्कोहल है, जी हां, तो इथेनॉल CH3CH2OH किसी भी फिनॉल से बहुत ही घटिया, बहुत ही कम, लाखों गुना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है फिनॉल की, सॉरी अल्कोहल की। तो अल्कोहल इज वेरी पुअर, वेरी 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 पुअर एज कंपेयर टू फिनॉल। कोई भी फिनॉल लेंगे अल्कोहल से तो अच्छी होगी, राइट, ऐसा है। तो ये हो गया सेकंड, प्रोपेनॉल, प्रोपेन एंड प्रोपेनैल। सडेनैल रहोगे तो ऐश करोगे, है ना। प्रोपेनॉल और प्रोपेनैल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रोपेनॉल में। तो आप देखेंगे सबसे बेहतरीन इसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेनॉल का। प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। फिर है CH3 CH2 COH, प्रोपेनैल। ये ज्यादा है। अरे ये क्यों ज्यादा है? वैसे कारण पूछा नहीं है पर मैं बता देता हूं, इसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो जो भारी होगा वो मुश्किल से उड़ेगा। इसमें मॉलिक्यूलर वेट देखिए, इसमें खाली 3 कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, 3 कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन भी है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो तो बहुत ही मस्त चीज है, उसके होने से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़ गया। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ए और बी कर डाले, एक एक नंबर के हैं, सस्ते क्वेश्चन है। एंड फिर बोला है राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मर जावा, अगर आप देखें विलियमसन्स इथरिफिकेशन रिएक्शन बार बार पूछा है, लगातार पूछा है, हम तो खाली आपको ये महत्व इसका याद दिलाने के लिए कि बार बार आता है। आप एक बार खुद लिख के अपने आप अभी देखिए कि आपको जो हमने बताया था वो याद हुआ या नहीं। SN2 मैकेनिज्म था, 3 स्टेप्स थे, बहुत सुंदरता से आप उसको लिख सकते हैं, राइट। देयर वी आर। Just to recap the whole damn thing, and this brings us to 2018. Write the structures of the main products in the following reactions. कीटोन है, जी हाँ, ये देखिए, ये क्या है? ये कीटोन है। और ये क्या है? इसको भूल मत जाइएगा, ये पूरी चीज एस्टर है। अच्छा, COO ग्रुप एस्टर होता है
और सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ अकेला हो, आजू बाजू अल्काइल हो तो कीटोन है, आजू कहीं अल्काइल हो और बाजू में अगर ऑक्सीजन आ जाए जैसे OCH3 ऐसा कुछ आ जाए तो ये एस्टर है। अच्छा, और NaBH4 की खासियत क्या है ये आपको याद होनी चाहिए, ये एस्टर्स को हाथ भी नहीं लगाता, एस्टर्स से रिएक्ट नहीं करता, ये कीटोन्स को रिड्यूस करता है। तो खाली कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, हाँ, सी डबल बॉन्ड O विल बी रिड्यूस टू OH। अच्छा, बाकी जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यही खासियत है एस्टर्स की। ओके, तो बस इतना ही लिखना है, जी हाँ, इतना याद रखना है और लिखना है। और ये आपके पास है विनाइल बेंजीन या स्टायरीन, जिसका आप हाइड्रेशन करा रहे हैं, H2O जोड़ रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में HOH का जोड़ना, हाइड्रेशन कराना है। रिएक्शन कैसा होगा, मार्कोवनिकोव्स प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, इस तरीके से। तो CHOH CH3 ये बन जाएगा। सुंदर रिएक्शन, प्यारा रिएक्शन आपके लिए। देखिए, सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछे थे और कुछ पूछा ही नहीं है, तो और कुछ है ही नहीं बताने के लिए। How do you convert the following? Phenol to anisole, ethanol to propanol. अब 5 नंबर का मस्त क्वेश्चन है 2019 का, देखें, भयंकर है, ध्यान दें। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस बार डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जो क्लासिकल एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस तरह से वो पूछा है। एंड व्हाई फिनॉल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन। ठीक है, एक विहंगम दृष्टि डाल लिया प्रश्न पर, तो आइए टुकड़े टुकड़े करके उत्तर देते हैं। फिनॉल से एनिसोल बनानी है। फिनॉल याद है आपको, ये होती है फिनॉल, पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए। एनिसोल क्या है, OCH3 ये है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, क्या H हटाना है और CH3 लगाना है? हाँ जी, H हटाना है और CH3 लगाना है। तो H प्लस तो कैसे हट जाएगा, बेस डाल दो तो ही हट जाएगा, फिनॉल तो एसिडिक होती है। एग्जैक्टली, तो क्या करना होगा, आप सबसे पहले NaOH डाल दीजिए, बेस डाल दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे आपने NaOH डाला, ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ फिनॉल, OH का ONA बन जाएगा। और जब O माइनस बन गया और आप उसे मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट कर दीजिए, CH3Cl या CH3HCl Bri कुछ भी लगा दीजिए, क्या होगा, ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करेगी, X को निकलवा देगी, OCH3 बन जाएगा और NaX सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी बनेगा बनकर निकल जाएगा। सिंपल क्लासिकल रिएक्शन किसका, एनिसोल बनाने का। और वैसे पूछा नहीं है पर आपके मनोरंजन के लिए बता देता हूं, SN2 मैकेनिज्म है, शानदार वाला। दूसरा स्टेप हमसे पूछा था, जो प्रश्न था, ये प्रश्न देख लीजिए एक बार। इथेनॉल से हमको बनाना था प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, नाउ इथेनॉल है CH3 CH2OH, और हम इससे कह रहे हैं कि हम बना के दो CH3 CHOH CH3। ओरी बाबा, एक कार्बन बढ़ाना है। हाँ जी, एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ग्रिग्नार्ड की मदद से, तो लेकिन ग्रिग्नार्ड तो एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक करता था। हाँ जी, तो एल्डिहाइड या कीटोन, क्या तो एल्डिहाइड नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, उल्टा चल के देखते हैं। वैसे आंसर से उल्टा चलना अपमानजनक माना जाता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके लिए नाम है, इसको रेट्रोग्रेड सिंथेसिस बोलते हैं। क्या क्या क्या, स्टाइलिश नाम है, बकवास है, आप ध्यान मत दीजिए, आप तो काम की बात देखिए। हम ये बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर H प्लस डाल दें किसमें, CH3 CH2 CH3 और यहां O माइनस ऐसे था, इसमें H प्लस डाल दें तो OH लग जाएगा। ये कैसे बनेगा, थोड़ा वापस आइए, CH3 CHO और यहां पर लिख दो मैं CH3 माइनस। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। क्यों, आप देखें, ये CH3 माइनस कैसे लिख दिया, तो ग्रिग्नार्ड बना दो, MgBr ऐसे कुछ भी ले लो ऐसे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इस तरह से अल्कोहल ये इससे रिएक्ट करेगा तो आक्रमण, अटैक, चड़ाक, दड़ाम, यहां पे ये बन जाएगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, O माइनस, और CH और CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, यही आ जाएगा। अरे पर ये दिया थोड़ी है, हाँ हाँ, क्या क्या दिया है, इथेनॉल दे रखी है। अरे वाह,
तो क्या करना है, आपको CH3 CH2OH से जुगत लगानी है कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा। कैसे करेंगे, पीसीसी से बनवा लीजिए। ये तो सिंथेसिस आ गई, बिल्कुल सिंथेसिस आ गई। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है बाबू पीसीसी डालिए, उससे क्या होगा, इथेनॉल से बन जाएगा इथेनॉल। फिर पीसीसी में क्या करेंगे, उसमें फिर डाल दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX, X मतलब ClBrI, कुछ भी हो जो श्रद्धा हो डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। फिर एसिडिफाई कर दीजिए और आपको जिगर की टुकड़ी 2-प्रोपेनॉल मिल जाएगी। दैट्स इट, सिंपल, ब्यूटीफुल, एग्जैक्ट। अगला देखें, बी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा है, इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड हीट कर रखा है 443 केल्विन तक और बताया है इथीन बनाई है, कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या गुल खिलेंगे। काफी भीषण दे रखा है, तो अब जो भी है आप देखें। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला स्टेप तो वही था जो विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में था, सेम स्टेप है। कौन सा, पुअर लीविंग ग्रुप था OH, इट इज कन्वर्टेड टू गुड लीविंग ग्रुप बाय प्रोटोनेशन। यहां जगह नहीं है तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं दोबारा अलग से। आपके पास है CH3 CH2OH प्लस H2SO4। हाँ, आप लिख सकते हैं, हेडिंग दीजिए स्टेप 1 प्रोटोनेशन। जो प्रोटोनेशन का है वो कैसे होगा, CH3 CH2OH H प्लस, सबसे पहले ये बन जाएगा, राइट। और उसके बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि पानी निकल जाए। अच्छा, पानी निकल जाए, हाँ बिल्कुल, तभी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना। तो ये तो है। अच्छा, ये कैसा है, स्लो है या फास्ट, दिस इज अ रीजनेबली फास्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज वेरी सिंपल, यहां पे आप पानी निकाल दीजिए और इधर से H+ पे निकाल दीजिए। कैसे होगा, आइए देखते हैं। आपके पास है CH CH3 CHO CH3, यह CH2OH2 प्लस, इस तरह से यही चीज बना दी है। बहुत सुंदरता से लिख रहे हैं, ध्यान दें आप, ये है। और क्या करेंगे हम, हमें ये हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है, तभी एलिमिनेशन कहलाएगा। तो यहां से H+ निकालना होगा। जी हां, कौन निकालेगा H+, जो बेस है। कौन बेस है, और कोई नहीं है, यही बचा है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अच्छा, क्या करेगा, स्ट्रक्चर लिख दिया आपने, आप सिर्फ HSO4 माइनस लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। और चला तीर, ये आक्रमण, इसने खींचा H+, उसने कहा लोन पेयर दिया, तू कहां पड़ा है हाइड्रोजन के लालच में, हम दे रहे लोन पेयर, तो हमारे पास आ जा। तो इधर जाएगा, जाते जाते इलेक्ट्रॉन फेंक के जाएगा, रख ले अपने इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए, धड़ाम यहां आ जाएंगे और ये इसको धक्का मार के यहां निकाल देंगे। वाह, ये क्या है, ये कहलाता है E2 एलिमिनेशन। ओके, नाम भी है इसका। हाँ, इस एलिमिनेशन को मैं क्या नाम दूं, E2 नाम देते हैं हम। बन जाएगा H2SO4। अरे वो तो शुरुआत में भी था, हाँ, पहले रिएक्ट किया बाद में बन गया। जी हाँ, इसीलिए कैटलिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और क्या बना, CH2 बच गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहां CH2 बच गया और OH2, पानी बन गया, अल्कीन बन गई। आनंद ही आनंद, परमानंद। देखिए मैकेनिज्म है, बहुत सुंदरता से बनाया हुआ और बहुत अच्छे से मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। और ये कैसे है, दिस इज अ स्लो स्टेप। अगर कोई पूछे फास्ट या स्लो तो वो भी बोल सकते हैं। एक बार लिखा हुआ ऑफिशियली देख लीजिए, इस तरह से लिखा हुआ है, नॉट अ वेरी ग्रेट वन, ट्रुथ इज, है ना। लेकिन और ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट, जैसे एनसीईआरटी में लिखा था वैसे उसके दर्शन करा दिए हमने आपको। बैकग्राउंड में एनसीईआरटी की झलक भी दिख रही होगी आपको, इस तरह से। दिस इज एलिमिनेशन। एनसीईआरटी ने कुछ एक चीजें खा ली हैं, जैसे उन्होंने नहीं बताया है कि H+ को निकलवाता कौन है, तो आप भी चाहें तो खा लें, आपकी दया पर है।
लेकिन सीधी सी बात है H+ ऐसे ही निकल के नहीं घूमते लावारिस, उन्हें कोई रखता है अपने पास। कौन रखता है? हमने आपको बता दिया, HSO4- रखते हैं, और इसीलिए वो कैटलिस्ट है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जब वो रिएक्ट किया तो बाद में बन भी गया ऐसे। करेक्ट? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसी का, व्हाई फिनॉल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन? बेंजीन भी है, हां जी, एरोमेटिक वो भी है, जी हां, और इलेक्ट्रॉन रिच भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, पर फिनॉल और भी खूबसूरती से कर लेती है ऐसा। उसका जवाब है OH ग्रुप। OH ग्रुप ऑन फिनॉल एक्ट्स एज अ +R ग्रुप। इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय OH ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। लोग इतना ही लिख देते हैं, आप लिख देंगे तो शायद चल जाएगा, कोई बुराई नहीं है, और अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, हम अच्छे नहीं हैं तो आप बस इतना ही लिख दें, हम स्टाइलिश हैं, हम अच्छे हैं, हम शानदार हैं, तो आप अगला स्टेप भी जोड़ दें। कैसे? आप यहां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दीजिए कि आप देखिए इस तरीके से बार बार तीनों लोगों में नाच नाच के आ रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप देखें, सॉरी, इसके बीच में एक और बनेगा, यहां ये बन जाएगा, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, इस तरह से 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, 5 बनेंगे जी ऐसे, जिनमें इनसे आप देख सकते हैं कि भाई OH ने लोन पेयर डोनेट किया, और ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इस तरह से इन तीनों लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर नाच आए, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए हैं बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक इज इलेक्ट्रॉन लविंग। तो फर्स्ट जो आंसर आप लिखेंगे सिस्टमेटिकली, वो आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन is faster for species which have more electron density. It is faster for species which have more electron density. First sentence. Second sentence, electron density is more on phenol than benzene due to +R effect या +M mesomeric effect या resonance effect, जो भी नाम बुलाएं, दोनों नाम बुलाते हैं, of OH group attached to benzene ring. और बिल्कुल गोल्डन आंसर देना चाहते हैं तो ये भी साथ में जोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है, 1 नंबर के लिए कुछ जान नहीं दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको प्राण में अच्छावर करने हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख दीजिए। अपेक्षा नहीं है, पर लिख देंगे, और लिखना तो सही लिखना, गलत मत लिखना, है ना। तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन OH से उतरे और रिंग में जाके नाच आए, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेहतर होता है। तो इसी के साथ आता है 2019 का बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 नंबर का एक क्वेश्चन। इट सेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एंड वी हैव O-nitrophenol is more steam volatile than para-nitrophenol. आप देखिए 1 2 1 2 3 एक नंबर के 5 पॉइंट्स हैं। यहां पर नाइट्रोफिनॉल्स की वॉलेटिलिटी की बात हो रही है। अगर आपको याद हो, ये जादू उसी का है जिसको हम कहते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हां, तो हम क्या कहेंगे? O-nitrophenol स्टीम वॉलेटाइल ज्यादा है। पहले तो शब्द सुन लीजिए, स्टीम वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो मजे से उड़ जाए, स्टीम वॉलेटाइल मतलब किसी में हम स्टीम पास करें, स्टीम से गर्मी पाकर वो खुद उड़ जाए, बस इतनी हो। जैसे अगर आपके पास कांच है तो कांच में स्टीम डालेंगे तो कांच उड़ नहीं जाता, है ना, लेकिन ये या पेट्रोल वगैरह होगा तो वो उड़ जाएगा। तो वैसे ही O-नाइट्रोफिनॉल भी उड़ जाती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल इतने आराम से नहीं उड़ती। और पूछा है आखिर क्यों? तो आप देखें, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर अच्छे से लिखना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना होगा। आप कहेंगे कि भाई ये है बेंजीन, ये है फिनॉल, और ये है O-नाइट्रोफिनॉल। और आप कह सकते हैं कि भाई देखो, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में देयर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट p-नाइट्रोफिनॉल? सबसे ज्यादा क्लैरिफाइंग आपके डायग्राम्स होंगे, क्योंकि ये स्पष्ट कर देंगे कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। पैरा ऑपोजिट पोजीशन, ये है सो कॉल्ड पैरानाइट्रोफिनॉल, इस तरह से। और आप कह सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही HO
NO2, ऐसे ही ON, इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप? वेल, मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। एक ही मॉलिक्यूल में अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो आप देखिएगा OH और NO2 दो अलग अलग ग्रुप थे जो एक बेंजीन रिंग से जुड़े थे। अगर वो घूमकर पास पास आ जाते हैं तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे, पर वो उल्टे हो जैसे पैरा में है तो क्या वो घूम के आसपास आ सकते हैं? वो घूम ही नहीं सकते, वो तो चपटे उल्टी तरफ है ऐसे। तो एक इधर जा सकता है, एक इधर आ सकता है। तो मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आपस में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब बॉईल करेंगे, जब लिक्विड से गैस बनाएंगे, गैस बनाते समय क्या होगा? मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। जब ये दूर जाएंगे तो डू यू सी कि दूर जाने में ये बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर इसके एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर जा रहा है, इसमें तो आपस में अंदरूनी बॉन्ड बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो रीजन क्या होगा? ऑल्दो बोर्ड में इतना लिख देना काफी है कि ये इंट्रा है और ये इंटर, ये देखते ही वो नंबर दे देंगे। बट ट्रूथ इज बॉइलिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बॉइलिंग दूर दूर जा रहा है वेपर फेज में, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ intermolecular hydrogen bonds in paranitrophenol, right? Hence it is less volatile. Intramolecular H bonding में क्या होगा? Even if it is volatile, even if it is, even if it undergoes vaporization, evaporation, अगर इसके molecules दूर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा? Hydrogen bonds are not broken. So you can say that boiling or evaporation does not break the intramolecular hydrogen bonds in orthonitrophenol. Hence, it evaporates more easily. It is more steam volatile as compared to intermolecular hydrogen bonding. This is the way we should put it. Let's see this in writing. O-nitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while para is less due to intermolecular hydrogen bonding. हमने डायग्राम बनाकर वो दिखा भी दिया, अगर आपको अच्छे से बात समझ में आती है। वैसे तो आप ट्रा और टर बोल देंगे, एक नंबर का ही है वो नंबर दे देंगे, पर आपको समझाने के लिए, ढंग से बताने के लिए एक बार पूरी कहानी हमने सुना दी। अगर और साथ में अगर आप डायग्राम बना भी देंगे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इट्स वेरी इंप्रेसिव कि हाँ आपको बात समझ में आ गई है और उसके पहले आपको खुद समझ में आए, इसलिए ये सारा बता दिया। राइट, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का आइए देखते हैं। इट सेज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ऑन हीटिंग विथ सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है, गिव्स 2-methyl propene instead of tertiary butyl methyl ether. Fine. So we have CH2H, and we have Cl, we have CH3, and we have CH3. ये क्या है? CH3, CH3, CH3 और Cl, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फाइन। एंड विथ सोडियम मिथॉक्साइड, तो हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे? CH3O- से। और हम कह रहे हैं कि जो रिएक्शन होता है इस तरीके से, ऐसे। ओ वाह, ये क्या बना दिया आपने? खूबसूरत रिएक्शन है। आप देखें क्या मतलब है? CH3O- ने H+ नोच लिया, H+ निकाल लिया तो यहां माइनस आएगा। हाँ, माइनस आएगा तो यहां धक्का मारेगा, यहां धक्का मारेगा तो क्लोराइड माइनस चार्ज वाले Cl- को निकलवा देगा। Cl- निकला तो यहां प्लस, H+ निकला तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, बॉन्ड बना लेंगे और बनेगा CH3OH प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 plus Cl-. This is called E2 elimination. तो एक तरह से उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, तो हम एक तो दिखा देंगे भैया इसलिए बन रहा है, ऐसे बन रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड
by a strong base and tertiary alkyl halide. सिंपल सा रीजन पूछा है, ध्यान रखना केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस आप लिख के दिखा सकते हैं उतना ही आपका आंसर बेहतरीन, एक्यूरेट और इंप्रेसिव हो जाएगा। अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को लिखा, यहाँ पर CH3O- लिखा, इस तरीके से दिखा दिया तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरती छोड़ो, नंबर कैसे आएंगे ये बताओ। वेल, तो मार्क्स के लिए आप देखें, अगर आप इतना भी लिखें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट, नहीं बहुत अच्छा तो नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं कैसे। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बार ढंग से लिख के बताता हूं क्या होगा। आपकी सुविधा के लिए एक बार ढंग से लिख लिया। अब इसको देखिए, में तो 2 पॉइंट्स हैं। पहला, CH3O- अ स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मतलब जब मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े हो गए, अल्काइल हैलाइड में से अल्कीन और H+ और Cl- अलग अलग निकाल दिए, ऐसा हो रहा है तो कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और हमें बताया है कि स्ट्रॉन्ग बेस है CH3O-, और जब जब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, और एलिमिनेशन से ही वो अल्कीन बन रही थी, इस तरह से आइसोब्यूटीन। और सेकेंड रीजन जो है वो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। किस रिएक्शन कौन कर रहा था? वो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कर रहा था। इट इज अ टर्शरी हैलाइड, ओके, इट इज स्टीरिकली हिंडर्ड। स्टीरिकली हिंडर्ड मतलब कार्बन जो ये C और Cl वाला जो कार्बन है ये बीच में है, और उसके आजू बाजू काजू 3 तरफ से ये बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब यहां तक पहुंच पाना, इस तक पहुंच पाना आसान नहीं है। मिथाइल ग्रुप मार पीट के भगा देंगे तो वो बाजू से हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करके भाग जाता है, सेंटर तक आने की हिम्मत नहीं होती। इस चीज को हम बोलते हैं कि वो स्टीरिकली हिंडर्ड है ना। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शरी हैलाइड, मेन पॉइंट जो अंडरलाइन करे हैं वो की वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। इट इज अ स्टीरिकली हिंडर्ड हैलाइड and it avoids substitution reaction। कभी भी टर्शरी हैलाइड्स हैं, हम कहेंगे वहां पर सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है, एलिमिनेशन ही फेवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तक जो न्यूक्लियोफाइल है उसका पहुंचना कठिन होता है, वो स्टीरिकली हिंडर्ड हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। ध्यान रखना, इसकी वजह से E2 एलिमिनेशन होता है, इसकी वजह से E1 एलिमिनेशन, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से, E1 + E2 दोनों मैकेनिज्म से एलिमिनेशन फेवर होता है। तो जो भी है इतना अगर आप लिख देंगे, कौन सा 1 और 2 पॉइंट्स, 1 नंबर के लिए बहुत है कि जान दे देंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। चलिए, दिस मोटिवेट्स अस टू टेक ए लुक एट बी पार्ट। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग। रीमर-टीमन रिएक्शन तो जिगर का ऐसा टुकड़ा है जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते। बहुत बातें कर ली हमने रीमर-टीमन की, अब तमन्ना ही नहीं रह गई, ठीक है। और फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, माय अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। अगर आप देखेंगे, फिनॉल्स ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव हैं। क्यों? बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लगा हुआ है, और OH बेंजीन रिंग को काफी इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था, जिसके पहले आया था। इस वजह से जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है वो बहुत तेजी से, बहुत मजे से हो जाते हैं। किसमें? फिनॉल में। कैसा होगा आइए हम दिखाते हैं आपको। द वे इट हैपेंस इज दिस। ड्यू टू फॉर्मेशन स्टेबल इंटरमीडिएट, नहीं रोको एक मिनट, गड़बड़। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि देखिए ये फिनॉल है, हाँ जी। और फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में क्या होता था? फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में जो खास बात थी वो ये कि आपके पास था RX, और आप उसको AlCl3 से फीड करते थे। क्या मिलता था? R+ और AlCl3X-, इस तरीके से। और वो R+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और वो बेंजीन रिंग के पास आकर रिएक्ट करता है। ओह वाह! तो अब क्या होगा? अब आप ये देखोगे कि बेंजीन रिंग कैसा है? बेंजीन रिंग है, सॉरी OH ग्रुप कैसा है? OH ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और बेंजीन रिंग हो चुका है इलेक्ट्रॉन रिच। तो होगा क्या? आप कहोगे, इस तरह से रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो वो होगा, दिस रिएक्ट्स विद RX AlX3 हीट, और आपको मिल जाएगा OH R प्लस OH R। ये क्या है? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इस वजह से ऑर्थो और पैरा लोकेशंस पर आ जाएंगे R ग्रुप। और इसमें चूंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं आंसर देने के, या कई तरीकों से आप लिख सकते हैं।
आप चाहें तो पूरा मैकेनिज्म दिखा सकते हैं। 1 नंबर का है, तो अगर आप रिएक्शन भी लिख देंगे तो बहुत काफ़ी है। फिनॉल है, अल्काइल हैलाइड। पहली बात तो ये पहचानें कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम हैलाइड कैटलिस्ट के रूप में आता है। AlX3 कैटलिस्ट है, हल्का सा गर्म करेंगे X, और इसमें ऑफ कोर्स HX निकल जाएगा। तो बेंजीन रिंग से यहाँ पे जो H लगा है ऑर्थो या पैरा पे, H निकल जाएगा X के साथ, और ये H निकल कर यहाँ उल्टे R लग जाएगा, राइट। H प्लस निकलेगा, R प्लस लग जाएगा ऑर्थो या पैरा पर। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था, मेन चीज आपको ये दिखानी थी। गॉट इट? और लास्ट एंड द लीस्ट, गिव द सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। कम ऑन, इथेनॉल और फिनॉल को तो हम देख चुके हैं। फिनॉल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी देखा था आपने, टेस्ट आया था। न्यूट्रल FeCl3, add neutral FeCl3, phenols turn violet while ethanols या alcohols do not. So a violet coloration with neutral FeCl3 is a very very characteristic test for phenols. मार्किंग स्कीम देखिए, जो फ्रीडल-क्राफ्ट का था उसमें तो बोर्ड ने ये भी कहा है कि कैसे भी अटेम्प्ट किया हो 1 नंबर तो दे दीजिए। तो बच्चों, ये था अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का आज का डिस्कशन। क्या ये पूरा हो गया? अरे बहुत सारा है, 18 पेपर हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा करने में। एक और इंस्टॉलमेंट में, एक और एडिशन में हम इसके बाद सेकंड पार्ट भी देंगे। पूरा देखना है, अंत तक देखना है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर ये तो रिपीटेटिव है, क्वेश्चंस मिलते जुलते बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बार बार देखेंगे तभी तो वो दिमाग में जमेंगे। तो पूरा डिटेल में देखना है, ढंग से देखना है। बार बार पॉइंट्स आते हैं तो कई बार सेकंड थर्ड बार रिपीट होता है, तो कुछ ट्रिक्स, कुछ ट्रेंड्स, कुछ याद करने के तरीके ऐसे भी चर्चा में आ जाते हैं। तो यू मस्ट वॉच इट फुल्ली। कई बच्चों की ऐसी इंक्वायरीज भी हमारे पास आई हैं कि क्या हम बोर्ड का रिवीजन भी करा सकते हैं या उसकी थ्योरी पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यास सर्टिफिकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक रेव कोर्स है, REV, रिवाइज एफिशिएंटली विथ व्यास। हमारे साथ आइए और रिवाइज करिए। क्या करना होगा, हम थ्योरी पढ़ाएंगे। कैसी? बिल्कुल कंसाइज शॉर्ट थ्योरी जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है। हम पूरी NTSC छाप देंगे या NCERT छाप देंगे, नॉट रियली। उसके लिए तो डिटेल्ड कोर्स है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेन इस समय जो बच्चों को चाहिए वो है रिवीजन कोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, सारे 100% पॉइंट्स नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम रेव कोर्स में कवर करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने टाइप के प्रॉब्लम्स अगर हम कर लेंगे तो हमारा बोर्ड का काम बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा। यस, मार्किंग स्कीम कैसी होती है, किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं। यस, जो नए इस तरह के जो केस एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन नया देकर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यस, और 5 गेस्ट पेपर्स भी रहेंगे। मतलब गेस्ट पेपर्स क्या है, आप गेस कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या आपको कोई सेटिंग है? हमारी कोई सेटिंग नहीं है, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं कि आपने अगर पिछले साल के पेपर देख लिए 5 साल के, तो एक अनुमान लग जाता है कि हाँ भाई ये आ सकता है। तो हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा बोर्ड में, हम इसको 5 पेपर्स के रूप में कंडेंस कर देंगे और वही आप देखोगे कम से कम 90-95% तो उससे आना तय है। तो ये कहाँ है? व्यास के प्लेटफॉर्म पर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर चाहें तो। हम एनरोल नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, हमारे YouTube सीरीज तो है ही आपके पास, वो तो निश्चित रूप से अब आप चाहो तो होमवर्क खुद भी कर सकते हो। फ्री YouTube सीरीज है, उसको देख सकते हो और बहुत मिनिमल और नेग्लिजिबल कॉस्ट पर हमने रेफ कोर्स भी वैसे उपलब्ध कराया है। जैसा आपको अच्छा लगेगा आप यूज कर सकते हो, तो उसका फायदा उठाना ना भूलें। बोर्ड एग्जाम अब मई में है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का शानदार टाइम स्पैन है। हमारे साथ बने रहिए, रोज हम आएंगे आपके पास और रोज करेंगे आपके अपलिफ्टमेंट की कोशिश। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।